नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा कह सकते हैं प्रोवोकेटिव आइडिया पर बात करेंगे। अच्छा। हाँ, सोचिए अगर आपका घर सिर्फ रहने की जगह ना हो बल्कि एक फाइनेंशियल टूल हो, एक ऐसी मशीन जिससे आप पैसा निकालकर उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकें जहां वो डबल स्पीड से ग्रो करे। ये ख्याल ही काफी पावरफुल है। ज्यादातर लोग तो अपने घर को अपनी सबसे बड़ी लायबिलिटी मानते हैं, जिसका मॉर्टगेज वो सालों तक बस चुकाते रहते हैं। बिल्कुल, और इसी सोच को चैलेंज करते हुए हमारे पास द कपल स्टेट के कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं। राइट। ये लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। टोरंटो रियल एस्टेट मार्केट से अपनी इक्विटी निकालकर उसे कैलगरी में इन्वेस्ट करना। इसे वो कहते हैं इक्विटी स्ट्रेचिंग। सही कहा। तो आज हमारा मिशन है इस इक्विटी स्ट्रेचिंग की स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से डाइसेक्ट करना। हम समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं, और सबसे जरूरी, हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सच में उतना ही आसान और फायदेमंद है जितना सुनने में लगता है। एग्जैक्टली। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। इनका सबसे बड़ा स्लोगन है स्ट्रेच योर इक्विटी। ये सुनने में थोड़ा मार्केटिंग टर्म जैसा लगता है। आखिर इसका आसान भाषा में मतलब क्या है? देखो, इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसे के परचेजिंग पावर बढ़ाना। अगर कोई टोरंटो में होम ओनर है तो वक्त के साथ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी होगी। हाँ, आमतौर पर। राइट। तो प्रॉपर्टी की करंट वैल्यू और उस पे बचे हुए लोन के बीच का जो डिफरेंस है उसे इक्विटी कहते हैं। ये आपका अपना पैसा है जो घर में लॉक है। स्ट्रेचिंग का मतलब है इस लॉक्ड पैसे को एक ऐसे मार्केट में ले जाना जहां उसकी कीमत ज्यादा हो। अच्छा, तो ये वैसा ही है जैसे एक करेंसी को दूसरी कंट्री में ले जाकर एक्सचेंज करवाना जहां उसका रेट बेहतर हो। बिल्कुल। इसको समझाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल कंपैरिजन भी दिया है। एक इमेज में दिखाया है कि टोरंटो में $1 मिलियन में आपको एक स्मॉल टाउन हाउस मिलता है। मगर वही $1 मिलियन अगर आप कैलगरी ले जाएं तो आपको एक डिटैच्ड होम मिलता है, और इतना ही नहीं, उसके साथ एक रेंटल स्वीट भी। और यही इस कॉन्सेप्ट का पूरा सार है। ये कंपैरिजन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये आम आदमी को आसानी से समझा देता है कि अपॉर्चुनिटी क्या है। सही है। एक तरफ आपका सारा पैसा एक ही एसेट में बंद है जिसमें शायद स्पेस भी कम हो। दूसरी तरफ उतने ही पैसों में आपको रहने के लिए एक बड़ा घर भी मिल रहा है, और साथ ही एक साइड इनकम के लिए रेंटल यूनिट भी। एग्जैक्टली। आपकी कैपिटल एक जगह ब्लॉक नहीं होती बल्कि आगे बढ़ती है और एक्टिवली काम करती है। मुझे इनकी एक लाइन बहुत अजीब तरह से अट्रैक्ट कर रही है। थिंक ऑफ इट एज अपग्रेडिंग फ्रॉम वन सिंगल इन्वेस्टमेंट टू अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विदाउट नीडिंग एक्स्ट्रा कैश। मतलब बिना जेब से एक्स्ट्रा पैसा निकाले आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये तो हम स्टॉक मार्केट में सुनते हैं, रियल एस्टेट में नहीं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रियल एस्टेट में डाइवर्सिफिकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। टोरंटो में शायद किसी का सारा पैसा, उसकी सारी नेटवर्थ एक ही प्रॉपर्टी में फंसी हुई है। हाँ, हो सकता है। ये एक हाई रिस्क सिचुएशन हो सकती है। अगर टोरंटो का मार्केट क्रैश हुआ तो आपकी पूरी नेटवर्थ पर असर पड़ेगा। लेकिन कैलगरी में उसी कैपिटल को तोड़कर आप एक प्राइमरी रेजिडेंस और एक इनकम जनरेटिंग रेंटल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अब आपके पास दो एसेट्स हैं। वेट, इसको थोड़ा और आसान करते हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में जो पैसा बंद पड़ा था, जो कोई इनकम नहीं दे रहा था, अब वो अचानक से काम पर लग गया है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक कोर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं डेड इक्विटी। डेड इक्विटी। हाँ, ये वो वैल्यू है, वो पैसा जो आपके घर की दीवारों में लॉक हो चुका है बट कोई इनकम जनरेट नहीं कर रहा। इट्स जस्ट सिटिंग देयर। राइट। इन सोर्सेज का आर्ग्यूमेंट ये है कि ये स्ट्रैटेजी उस डेड इक्विटी को अनलॉक करती है और उसे एक जिंदा सांस लेते हुए एसेट में बदल देती है जो आपको हर महीने पैसे दे सकता है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बस शहर बदलना नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का पूरा तरीका बदलना है। ओके, द आइडिया साउंड्स ग्रेट इन थ्योरी, पर सवाल यह है कि स्पेसिफिकली कैलगरी ही क्यों? ऐसे तो कनाडा में और भी शहर हो सकते हैं जहां प्रॉपर्टी सस्ती हो। What makes Calgary so special according to these sources? इन पोस्ट में इसके 4 मेन पिलर्स बताए गए हैं। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। पहला और सबसे बड़ा कारण है लोअर एंट्री प्राइसेस। मतलब प्रॉपर्टी सस्ती है? हाँ, यानी प्रॉपर्टी खरीदने की कीमत काफी कम है। सोर्स इसको आसान शब्दों में कहता है,
वहां आपको मोर होम फॉर लेस मिलता है। आपका $1 मिलियन टोरंटो में जो खरीद सकता है, उससे कहीं ज्यादा स्पेस, बेहतर लोकेशन और बेहतर एमेनिटीज आपको कैलगरी में मिल सकती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सस्ता हमेशा बेहतर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, या फिर ऐसी जगह जहां कोई रहना ही नहीं चाहता? ये बहुत वैलिड सवाल है, पर सोर्स इसे सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि बेटर वैल्यू के तौर पर पेश करता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप शहर से बाहर जाकर कुछ भी खरीद लें। अच्छा। वो कह रहे हैं कि कैलगरी एक ग्रोइंग मेजर सिटी है जहां लाइफ क्वालिटी अच्छी है और वहां पर प्रॉपर्टी की कीमत अभी भी टोरंटो के कंपैरिजन में बहुत रीजनेबल है। तो ये सीधा सीधा एक जियोग्राफिक आर्बिट्राज का फायदा उठाना है। ओके, दैट मेक सेंस। वैल्यू फॉर मनी। चलिए दूसरे पिलर पर आते हैं, जिसे ये कहते हैं हायर रेंटल यील्ड्स। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से आपको रेंट ज्यादा मिलता है। एक इन्वेस्टर के लिए तो ये सबसे जरूरी चीज है। और ये पॉइंट इस पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। देखो, इसे नंबर्स से समझते हैं। हाँ, बताइए। सोर्सेस के अनुसार एक रफ आइडिया लेते हैं। मान लीजिए टोरंटो में आपकी $1 मिलियन की प्रॉपर्टी पर आपको $3,000 महीने का रेंट मिलता है। ये साल का हुआ $36,000, यानी आपकी रेंटल यील्ड हुई 3.6%। ये ठीक है, पर ब्रिलियंट नहीं। ओके। अब कैलगरी का सिनारियो देखते हैं। वहां आपने उस $1 मिलियन से एक $650,000 का डिटैच घर अपने ले लिया। बाकी बचे $350,000 से आपने एक रेंटल प्रॉपर्टी ले ली, जिसमें एक लीगल बेसमेंट स्वीट है। ठीक है। अगर उस स्वीट से आपको सिर्फ $1,500 महीने का रेंट मिलता है, तो साल का हुआ $18,000। अब $18,000 को आपने $350,000 के इन्वेस्टमेंट पर कमाया है। इसकी यील्ड बनती है 5.1% से ज्यादा। वाओ। रुकिए। दिस इज वेयर फॉर मी द आइडिया क्लिक्स। ये सिर्फ बड़ा घर खरीदने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल तौर पर ज्यादा है। द मनी इज लिटरली वर्किंग हार्डर। एग्जैक्टली। ये इसे एक लाइफस्टाइल डिसीजन से बढ़कर एक पावरफुल फाइनेंशियल डिसीजन बना देता है। दैट्स द पार्ट दैट रियली स्टैंड्स आउट। आपने बिल्कुल ठीक समझा। कई बार लोग सिर्फ प्रॉपर्टी सस्ती होने पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर वहां रेंट ही ना मिले या कम मिले तो इन्वेस्टमेंट का फायदा नहीं। यहाँ सोर्स क्लियर कर रहा है कि कैलगरी में स्वीट्स और रेंटल्स की डिमांड काफी स्ट्रांग है। मतलब कैश फ्लो कंसिस्टेंट रह सकता है। हाँ, सही है। अच्छा, रेंट और सस्ती प्रॉपर्टी तो आज की बात है, पर एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कल के बारे में सोचता है। व्हाट इफ कैलगरीज बूम इज टेम्पररी? क्या ये आज का फायदा कल का नुकसान बन सकता है? इन सोर्सेज में इसके फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में क्या ठोस सबूत दिए गए हैं? ये क्रूशल सवाल है, और सोर्सेज इसे एड्रेस करते हैं। वो दो स्पेसिफिक ड्राइवर्स की तरफ इशारा करते हैं। पहला, कैलगरी की इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, पहले ये शहर सिर्फ ऑयल और गैस के लिए जाना जाता था, जो कि एक वॉलेटाइल इंडस्ट्री है, लेकिन अब वहाँ टेक, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े हब्स बन रहे हैं। इससे वहाँ स्टेबल, हाई पेइंग जॉब्स आ रही हैं। और दूसरा ड्राइवर? दूसरा है वहाँ हो रहे $multi-billion के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और शहर में बढ़ती हुई पॉपुलेशन। जब लोग शहर में मूव करते हैं, जॉब्स आती हैं, तो नेचुरली हाउसिंग की डिमांड बढ़ती है। राइट। ये इशारा करता है कि ग्रोथ सिर्फ स्पेक्युलेटर नहीं है, इसकी नींव न्यू जॉब्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर रखी जा रही है। तो इसका मतलब आपको सिर्फ कैश फ्लो का फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि कैपिटल अप्रिसिएशन का भी पोटेंशियल मिल रहा है। ये एक डबल इंजन ग्रोथ स्ट्रैटेजी जैसा है। ठीक है, तो हमने पैसों की बात कर ली, नंबर्स देख लिए, फ्यूचर भी समझ लिया, लेकिन घर बदलना एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन है। ये सिर्फ एक स्प्रेडशीट ट्रांजैक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिरी पिलर इसी से जुड़ा है, लाइफस्टाइल बैलेंस। इसके बारे में क्या कहा गया है? ये इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट करता है। सोर्सेस कहते हैं कि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक लाइफ अपग्रेड हो सकता है जो बेहतर बैलेंस ढूंढ रहे हैं। कैसे? सोचिए, टोरंटो जैसे शहर में अपॉर्चुनिटी है, पर अफोर्डेबिलिटी और स्पेस का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लंबे कम्यूट, छोटे घर, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग। कैलगरी में आपको एक ही पैकेज में स्पेस, अफोर्डेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी, तीनों चीजें मिल रही हैं। अच्छा। शायद टोरंटो की फास्ट पेस्ड लाइफ से निकलकर थोड़ा आराम, बड़ा घर और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इस स्ट्रैटेजी में ये सब चीजें एक साथ आती दिख रही हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो ये एक ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने टोरंटो के एसेट को लेवरेज करके कैलगरी में न सिर्फ ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदते हैं बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल भी पा सकते हैं। और एक नया इनकम स्ट्रीम भी शुरू कर सकते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। बिल्कुल। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये पैसिव होम ओनरशिप से एक्टिव रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की तरफ एक शिफ्ट है। ये सुनने में तो एक परफेक्ट ड्रीम जैसा लगता है ऑनेस्टली, थोड़ा टू गुड टू बी ट्रू भी लगता है। लेकिन इतना आसान नहीं हो सकता। वो कौन से रिस्क्स या कॉस्ट्स हैं जिनके बारे में ये सोशल मीडिया पोस्ट्स शायद उतनी बात नहीं कर रहे? फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, रियल एस्टेट एजेंट फीस, लैंड ट्रांसफर टैक्सेस, ये तो लाखों में जाते हैं। हाँ, क्या ये सारे फायदे को खा नहीं जाएंगे? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, और यही एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एक आम आदमी के बीच का फर्क है। रिस्क्स को आमने सामने देखना। देखो, सोर्सेज हमेशा अपसाइड प्रेजेंट करते हैं, पर किसी भी स्ट्रैटेजी में डाउनसाइड होता है। राइट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बिल्कुल रियल हैं। टोरंटो में घर बेचने पर एजेंट को कमीशन देना, लीगल फीस, फिर कैलगरी में घर खरीदने पर लीगल फीस और दूसरे चार्जेस, ये आराम से आपकी इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा कम कर सकते हैं। इसका हिसाब पहले से लगाना बहुत जरूरी है। और मार्केट रिस्क का क्या हो अगर आपने टोरंटो में मार्केट के बॉटम में बेचा और गलती से कैलगरी के पीक पर खरीद लिया? तब तो पूरा गेम ही उल्टा पड़ जाएगा। बिल्कुल, मार्केट टाइमिंग का रिस्क हमेशा रहता है। इसलिए ऐसी स्ट्रैटेजी बिना डीप रिसर्च और लोकल मार्केट की नॉलेज के एग्जीक्यूट नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा एक और रिस्क है जिसे हम एग्जीक्यूशन रिस्क कहते हैं। अच्छा। कैलगरी में अच्छी रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढना, अच्छे टेनेंट्स लाना, उसे मैनेज करना, ये सब भी एक काम है। ये पैसिव इनकम नहीं है, इसमें एफर्ट लगता है। सही बात है। और फिर आखिर में आपसे आपके दोस्त, आपका कम्युनिटी, आपका शहर छूट रहा है। उसका इमोशनल कॉस्ट नंबर्स में नहीं नापा जा सकता। आपकी बात सही है। और इससे एक और चीज जुड़ती है। इस सब के लिए आपको पहले टोरंटो में ऐसी प्रॉपर्टी ओन करनी होगी जिसमें सिग्निफिकेंट इक्विटी हो। ये स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल सही। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से मार्केट में हैं। सही। ये एक एस्टैब्लिश्ड होमओनर के लिए अगला कदम हो सकता है, ना कि एक फर्स्ट टाइम बायर के लिए शुरुआत। तो ये था द कपल स्टेट का नजरिया कि कैसे आप अपनी इक्विटी को टोरंटो से कैलगरी ले जाकर स्ट्रेच कर सकते हैं। हमने इसके फायदे भी देखे और इसके पोटेंशियल रिस्क पर भी बात की। एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, लेकिन इसे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। इमोशनल एंकर मानते हैं हम, उसे अपनी सबसे बड़ी लाइबिलिटी समझते हैं, जिसके लिए हम सबसे बड़ा लोन लेते हैं। हाँ, लेकिन क्या हो अगर हम उसे अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल एसेट मानना शुरू कर दें? एक ऐसा टूल जिसे हम एक्टिवली यूज करके वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं रिटायरमेंट से बहुत पहले। ये स्ट्रैटेजी चाहे कोई करे या ना करे, उस पुरानी सोच को जरूर चैलेंज करती है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा टेक अवे, अपने एसेट्स को एक नए नजरिए से देखना। इसी सवाल के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यही रोकते हैं। हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे।